2013 के सफर में आप सभी का स्वागत है। इस सफर का पहला पड़ाव जनवरी है। जनवरी माह की शुरुआत से ही स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित कई कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किए गए और 12 जनवरी को विवेकानंद जी की 150वीं जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई। झारखंड में राष्ट्रपति शासन को 18 जनवरी 2013 से लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने और विधानसभा को निलंबित रखने की झारखंड के राज्यपाल सैयद अहमद की सिफारिश को 17 जनवरी 2013 को स्वीकृति प्रदान की गई। केंद्र सरकार ने राज्यपाल की सिफारिश को मंजूरी देकर राष्ट्रपति को भेजा था। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन साझेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रदेश की गठबंधन सरकार से 8 जनवरी 2013 को समर्थन वापस लेने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इस्तीफा दे दिया था। झारखंड का गठन 2000 में हुआ था। राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राज्य में वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में भी राष्ट्रपति शासन लगा था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शहरी विकास और संसदीय कार्य कमलनाथ का विश्व आर्थिक फोरम 2013 हेतु भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में चयन किया। विश्व आर्थिक फोरम 2013 का आयोजन 23 जनवरी 2013 से 27 जनवरी 2013 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ। विश्व आर्थिक फोरम 2013 हेतु भारतीय प्रतिनिधि मंडल में ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा शामिल हैं। ये पहली बार है जब विश्व आर्थिक फोरम हेतु भारतीय प्रतिनिधि मंडल का वित्त या वाणिज्य मंत्रालयों के बाहर का कोई व्यक्ति नेतृत्व किया। वर्ष 2006 में कमलनाथ ने भारत हर जगह अभियान शुरू किया था। दूर संचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनी एयरसेल ने मुफ्त रोमिंग प्लान वन नेशन वन रेट 28 जनवरी 2013 को लॉन्च किया। इस प्लान के तहत वॉयस, एसएमएस और डाटा के लिए एयरसेल के नेटवर्क पर होम सर्कल और रोमिंग में एक ही दर की पेशकश की गई। दिल्ली में एयरसेल के ग्राहक 39 रुपए में यह सेवा ले सकते हैं, जबकि मुंबई में उपभोक्ताओं द्वारा इस सेवा के लिए 32 रुपए का भुगतान किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 जनवरी 2013 को नीतिगत ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग प्रणाली के लिए 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी भी उपलब्ध कराई। रिजर्व बैंक ने लघु अवधि की ऋण दर यानी रेपो दर में 0.25% की कटौती की, जिससे रेपो दर घटकर 7.75% पर आ गई। रेपो रेट घटने से बैंकों को रिजर्व बैंक से छोटी अवधि के फंड पर घटी दरों पर कर्ज मिलेगा। इससे बैंक ब्याज दरें घटा सकते हैं। इसी के साथ नगद आरक्षित अनुपात में भी 0.25% की कटौती कर इसे 4% कर दिया गया। साथ ही रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2012-13 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 5.8% से घटाकर 5.5% कर दिया। इसके अलावा महंगाई की दर के अनुमान को भी कम किया गया। पहले केंद्रीय बैंक ने मार्च तक मुद्रास्फीति 7.5% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे घटाकर 6.8% कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर पर कम समय के लिए बैंकों को कर्ज देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत प्रत्येक बैंक को अपनी कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है, जिसे कैश रिजर्व रेशो अथवा नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है, यानी CRR। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि यदि किसी भी समय किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं को रकम निकालने की जरूरत महसूस हो तो बैंक पैसा चुकाने से इनकार न कर सके। CRR ऐसा साधन है जिसकी सहायता से RBI बिना रिवर्स रेपो रेट में बदलाव किए बाजार से नकदी की तरलता को कम कर सकता है।
जब कभी बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकमें बची रह जाती हैं, वह उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं, जिस पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। जब भी बाजारों में बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, ताकि बैंक अधिक ब्याज कमाने के लिए अपनी रकमें उसके पास जमा करा दे और इस तरह बैंकों के पास बाजार में छोड़ने के लिए कम रकम रह जाए। भारत ने बंगाल की खाड़ी में पानी के नीचे स्थित प्लेटफॉर्म से बैलिस्टिक मिसाइल के 15 का सफल परीक्षण 26 जनवरी 2013 को किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी में किए गए परीक्षण में इस मिसाइल ने परीक्षण के सभी मापदंड प्राप्त किए। बैलिस्टिक मिसाइल के 15 न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत सहित कई अन्य प्लेटफॉर्मों पर तैनाती को लेकर तैयार है। बैलिस्टिक मिसाइल के 15 से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। मिसाइल के 15 एक पनडुब्बी आधारित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM है। मिसाइल के 15 परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की लंबाई 10 मीटर है। मिसाइल के 15 की मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। परीक्षण के साथ ही भारत ने जमीन, हवा और पानी तीनों से परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता प्राप्त कर ली है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास भी ये क्षमता है। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने अपने भारतीय संस्करण में पहले अंक में कमाई के आधार पर भारत के शीर्ष सितारों की एक सूची 25 जनवरी 2013 को जारी की। इस सूची में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान प्रथम स्थान पर, सलमान खान दूसरे स्थान पर एवं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तीसरे स्थान पर हैं। ये सूची सितंबर 2011 अक्टूबर 2012 के मध्य लोकप्रियता और आमदनी के आधार पर बनाई गई। इस सूची में 23 वर्ष की साइना नेहवाल सबसे युवा है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर को सूची में 7वां एवं महिलाओं में पहला स्थान दिया गया है। भारत का 64वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2013 को मनाया गया। 64वें भारतीय गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक रहे। परेड शुरू होने से पहले भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सलामी मंच पर पहुंचे। मंच पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और रक्षा मंत्री AK एंटनी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति HL दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए इस परियोजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी। विदित हो कि पर्यावरणवादी विमल बाही ने सर्वोच्च न्यायालय में विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका दी थी। कनाडा की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रिसर्च इन मोशन RIM ने अपना नाम परिवर्तित कर ब्लैकबेरी रखा। पहले कंपनी रिसर्च इन मोशन यानी RIM इस नाम से ब्लैकबेरी से मोबाइल फोन बेचती थी। इसके साथ ही बाजार में अपनी स्थिति फिर से प्राप्त करने के लिए कंपनी ने अपने बहुप्रतिष्ठित ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी 10 से लैस 2 हेडसेट Z10 और Q10 को भी पेश किया। स्वदेश में विकसित बहुनाली रॉकेट लॉन्चर MBRL हथियार प्रणाली पिनाक का बालेश्वर यानी उड़ीसा से 15 किलोमीटर दूर चांदीपुर स्थित रक्षा अड्डे से 30 जनवरी 2013 को सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण का उद्देश्य पिनाका की स्थिरता और सटीकता का आकलन करना रहा। ये परीक्षण चांदीपुर स्थित प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट PXI प्रक्षेपण केंद्र 2 से आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के कर्मचारियों ने नियमित परीक्षण अभ्यास के तहत किया। वर्ष 1995 के बाद
इसके कई मुश्किल परीक्षण किए गए। स्वदेश निर्मित पिनाका गैर निर्देशित रॉकेट और हथियार प्रणाली है, जिसका उद्देश्य 30 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने वाली मौजूदा तोपों का स्थान लेना है। 40 किलोमीटर की दूरी तक वार करने की क्षमता वाला पिनाका केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट छोड़ सकता है। 6 प्रक्षेपक और प्रत्येक से 12 रॉकेटों के वार से 3.9 वर्ग किलोमीटर के लक्षित इलाके को यह निष्प्रभावी कर ठोस संरचनाओं और बंकरों को तबाह कर सकता है। त्वरित प्रतिक्रिया समय, अचूक निशाना और ज्यादा गोले दागने की क्षमता के कारण यह भारतीय सशस्त्र बल को कम सघन युद्ध जैसी स्थितियों में बढ़त दिलाता है। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने अपने वाहन ऋण पर ब्याज दरें 0.5% तक घटा दी। HDFC बैंक ने कार ऋण पर ब्याज दर में 0.25% की कटौती की, जबकि दोपहिया वाहन पर ब्याज दर 0.5% घटाया गया। इसके अलावा वाणिज्यिक वाहनों पर ब्याज दर में 0.25% की कटौती की गई। नई ब्याज दरें 1 फरवरी 2013 से प्रभावी होगी। इस निर्णय से पहले HDFC बैंक कार ऋण 10.75 से 11.75% के ब्याज दर पर दे रहा था। ब्याज दरों में कटौती के बाद 36 से 60 माह की अवधि के ऋण पर ब्याज दर घटकर 10.5 से 11.5% पर आ गया। इसी के साथ दोपहिया ऋण पर ब्याज दर घटकर 19.25 से 22.25 रह गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य ढाका में गृह मंत्री स्तर की वार्ता के बाद प्रत्यर्पण संधि और संशोधित यात्रा समझौता यानी वीजा समझौता 28 जनवरी 2013 को किया गया। इन दोनों समझौतों पर भारत के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और बांग्लादेश के गृह मंत्री NK आलमगीर ने हस्ताक्षर किए। संशोधित यात्रा समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। दोनों देशों के व्यापारियों को 5 वर्षीय बहु प्रवेश वीजा दिए जाने का प्रावधान है। सेकंड, संशोधित यात्रा समझौते के तहत वीजा नियमों को उदार बनाया गया। थर्ड, साथ ही चिकित्सा वीजा प्रणाली को उदार किया गया। 3 बार तक की चिकित्सा सहायता के लिए मल्टीपल एंट्री की अनुमति दी गई। चिकित्सीय उद्देश्य के मामले में किसी मरीज के साथ 3 तीमारदारों को भी वीजा का प्रावधान है। फोर्थ, इसके अलावा पर्यटन वीजा के लिए 2 महीने के अंतराल की अवधि की अनिवार्यता को हटा दिया गया। प्रत्यर्पण संधि के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। फर्स्ट, ये संधि आतंकवाद से निपटने के लिहाज से तैयार की गई है और इस प्रत्यर्पण संधि में कुछ इनकार के प्रावधान भी है। यदि किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता हो तो संबंधित देश प्रत्यर्पण अनुरोध को खारिज कर सकता है। सेकंड, प्रत्यर्पण संधि से आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाने में दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों को मदद मिलेगी। 27 जनवरी 2013 को मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी ने हिंसा के कारण मिस्र के 3 शहरों पोर्ट सईद, सुएज और इसमाइलिया में 30 दिनों के लिए आपातकाल लगा दिया। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों की हिंसा में मरने वालों की संख्या 48 हो गई। हिंसा में 700 से अधिक लोग घायल हुए। मोहम्मद मोर्सी के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब मिस्र में आपातकाल लगाया गया। मिस्र में पिछले वर्ष फुटबॉल मैच के बाद हुई हिंसा के मामले में 21 प्रशंसकों को 26 जनवरी 2013 को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद पोर्ट सईद में हिंसा शुरू हुई थी। चीन ने मध्यम दूरी वाली जमीन से मार करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण 27 जनवरी 2013 को किया। ये चीन की दूसरी इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया। इससे पहले चीन ने 11 जनवरी 2010 को अपनी पहली इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व में 16 जनवरी 2013 से प्रारंभ गिद्ध गणना 2013 के दौरान 867 गिद्ध पाए गए। इनमें 160 प्रवासी गिद्ध और 48 अचिन्हित भी शामिल हैं। पार्क में भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाली
9 प्रजातियों में से 7 प्रजातियों के गिद्ध पाए गए। गिद्ध गणना 2013 के दौरान पन्ना टाइगर रिजर्व में 659 स्थानीय गिद्ध पाए गए। इनमें 476 भारतीय एवं 86 सफेद गिद्ध, 52 गोबर गिद्ध और 45 रेड हेडेड गिद्ध शामिल हैं। इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व में स्थानीय गिद्धों के 102 घोंसले भी पाए गए। अप्रैल मई 2013 में दोबारा इन घोंसलों का निरीक्षण कर पन्ना टाइगर रिजर्वों में गिद्धों की प्रजनन सफलता का आकलन किया जाएगा। विदित हो कि पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्ष 2010 से गिद्धों की गणना प्रति वर्ष जनवरी में की जाती है। इस वर्ष गिद्धों की संख्या में कमी पाई गई। इसका कारण संभवतः गणना के दौरान क्षेत्र के तापमान में अचानक हुई वृद्धि है। दक्षिण कोरिया अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया जिनके पास अंतरिक्ष में उपग्रहों को स्थापित करने की क्षमता विद्यमान है। 2 असफल प्रयासों के पश्चात दक्षिण कोरिया को पहली बार यह सफलता 30 जनवरी 2013 को उस समय प्राप्त हुई जब रूसी सहयोग से निर्मित अपनी कोरिया अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान 1 KSLV-1 के जरिए एक उपग्रह को वांछित कक्षा में सफलतापूर्वक उसने स्थापित किया। उपग्रह प्रक्षेपण के अपने तीसरे प्रयास में दक्षिण कोरिया को यह सफलता प्राप्त हुई है। इससे पूर्व 2009 एवं 2010 में इसके लिए उसके प्रयास विफल रहे थे। दक्षिण कोरिया द्वारा यह प्रक्षेपण ऐसे समय में किया गया है जब कुछ ही दिन पूर्व 12 दिसंबर 2012 को उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी के एक रॉकेट के जरिए एक उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। दक्षिण कोरिया के उपयुक्त प्रक्षेपण के 2 सप्ताह के भीतर ही अपना तीसरा परमाणु परीक्षण कर उत्तर कोरिया ने एक बार पुनः अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के 66 वर्ष के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय असेंबली ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल 16 मार्च 2013 को पूरा किया। इसका गठन वर्ष 2008 में हुआ था। ये 13वीं राष्ट्रीय असेंबली थी। इसके बाद 14वीं राष्ट्रीय असेंबली के चुनाव के लिए संसदीय मामलों के मंत्रालय ने 13वीं राष्ट्रीय असेंबली भंग करने की अधिसूचना जारी की। पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली में 342 सदस्य हैं। 14वीं राष्ट्रीय असेंबली के लिए चुनाव मई 2013 में कराए जाने हैं। पाकिस्तान के संविधान में प्रावधान है कि 60 दिनों के अंदर आम चुनाव कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व में कराया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की सरकार भी भंग कर दी गई। निर्वाचित सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अशरफ ने राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने राष्ट्रीय व प्रांतीय असेंबली के चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रस्ताव रखा। इस पर चारों प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी सहमति जताई। पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले अर्थात 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, परंतु ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज वहां 1956 तक रहा। आजादी के बाद मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान देश के पहले प्रधानमंत्री बने, परंतु सेना की साजिश के चलते 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली की हत्या हो गई। उनकी हत्या के बाद 1951 से 1958 तक यानी 7 वर्षों तक पाकिस्तान में 7 प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। ये सभी गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त थे, न कि निर्वाचित। पाकिस्तान में पहला लोकतांत्रिक चुनाव वर्ष 1970 में हुआ। इस चुनाव के समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का ही हिस्सा था। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुद्दीन रहमान की पार्टी आवामी लीग को 155 सीटें एवं पश्चिमी पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी को 81 सीटें मिली। भुट्टो मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने को तैयार नहीं थे। इसी विवाद की अंतिम परिणति के रूप में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक प्रधानमंत्री रहे, किंतु उनकी पार्टी को चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, इसलिए उसे लोकतांत्रिक पद्धति से बनी हुई सरकार का दर्जा प्राप्त नहीं था। भुट्टो के बाद सैनिक शासन चला रहे जनरल जियाउल हक ने वर्ष 1985 में मोहम्मद खान जुनेजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जुनेजो के बाद बेनजीर भुट्टो एवं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अध्यक्ष
नवाज शरीफ 2 बार प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन उनकी सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकीं। नवंबर 2002 से मार्च 2008 तक जनरल परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में जफरुल्लाह खान जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, शौकन अजीज एवं मोहम्मद मियां सुमरू प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इनमें से कोई भी निर्वाचित नहीं हुआ था। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद निर्वाचित पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक पद्धति से बनी ऐसी पहली सरकार है जिसने अपना कार्यकाल 2008 से 2013 तक पूरा किया। विश्व के पूर्व नंबर 1 गोल्फ खिलाड़ी अमेरिका के टाइगर वुड्स ने USPGA फॉर्म्स इंश्योरेंस ओपन का खिताब 28 जनवरी 2013 को जीता। उनका यह 75वां PGA टूर खिताब है। टाइगर वुड्स ने 72 होल के टूर्नामेंट में कुल 14 अंडर 274 का स्कोर बनाया। वर्ष 2012 के चैंपियन अमेरिका के ब्रेट स्नेडेकर और अमेरिका के ही जो स्टीटर 10 अंडर 278 के स्कोर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे। विदित हो कि टाइगर वुड्स सर्वाधिक PGA टूर खिताब जीतने के मामले में सैम स्नीड से 7 खिताब पीछे हैं। सैम स्नीड ने कुल 82 PGA खिताब जीते हैं। मुंबई ने सौराष्ट्र को एक पारी और 125 रन से पराजित कर 40वीं बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब 28 जनवरी 2013 को जीता। फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। विजेता टीम मुंबई को 2 करोड़ रुपए और उपविजेता सौराष्ट्र को 1 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में मिली। पहले बल्लेबाजी करते हुए सौराष्ट्र ने अपना पहले पारी में 148 रन और इसके जवाब में मुंबई की टीम ने अपनी पहली पारी में 355 रन बनाए। परिणाम स्वरूप मुंबई को पहली पारी के आधार पर 207 रन की बढ़त प्राप्त हुई और सौराष्ट्र की टीम अपनी दूसरी पारी में मात्र 82 रन पर ऑल आउट हो गई। सौराष्ट्र की टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंची। मुंबई की टीम को इस जीत से 6-10 फरवरी 2013 के बीच होने वाले ईरानी कप में शेष भारत के खिलाफ खेलने का अधिकार प्राप्त हुआ। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया आंजरेका ने चीन की महिला खिलाड़ी ली ना को पराजित कर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2013 के महिला एकल का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया। फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में 26 जनवरी 2013 को खेला गया था। 23 वर्षीय विक्टोरिया आंजरेका ने सेमीफाइनल में अमेरिका की महिला खिलाड़ी स्लोन स्टीफेंस को पराजित किया। बेलारूस की विक्टोरिया अंजारिका ने रूस की मारिया शारपोवा को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 का खिताब जीता था। वर्ष 2013 के लिए चित्रकार एस हैदर रजा एवं वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल सहित कुल 108 व्यक्तियों का चयन पद्म पुरस्कार के लिए किया गया। इनमें 4 पद्म विभूषण, 24 पद्म भूषण और 80 पद्मश्री पुरस्कार हेतु चयनित किए गए। पुरस्कार विजेताओं में 24 महिलाएं शामिल हैं। 11 पुरस्कार विदेशी, अप्रवासी, भारतीय मूल या मरणोपरांत श्रेणी में दिए जाने हैं। वर्ष 2013 हेतु भारत रत्न के लिए किसी का चयन नहीं किया गया। पद्म पुरस्कार 2013 हेतु चयनित लोगों की श्रेणी इस प्रकार है। फर्स्ट, रघुनाथ महापात्र कला में उड़ीसा राज्य के हैं। सेकंड, एस हैदर रजा कला क्षेत्र में दिल्ली के हैं। थर्ड, प्रोफेसर यशपाल विज्ञान एवं इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश के। फोर्थ, प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग कर्नाटक राज्य के। वर्ष 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल रहे लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध सदस्य
डेविड कोलमैन हेडली को शिकागो के जिला न्यायालय ने 24 जनवरी 2013 को 35 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अमेरिकी सरकार ने डेविड कोलमैन हेडली के लिए इतनी ही सजा की मांग की थी। जांच में सहयोग के चलते वह उम्र कैद और मौत की सजा से बच गया। डेविड कोलमैन हेडली पर मुंबई के 26/11 हमले के षड्यंत्र में शामिल होने और डेनमार्क के एक अखबार के दफ्तर पर हमले की साजिश रचने के आरोप थे। डेविड कोलमैन हेडली पर लश्कर तैयबा की मदद करने के भी आरोप साबित हुए, लेकिन सजा से बचने के लिए वह सरकारी गवाह बन गया था। इससे पहले डेविड कोलमैन हेडली के साथी तहव्वुर हुसैन राणा को भी 14 वर्ष कैद की सजा हुई थी। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिवसेना का अध्यक्ष 23 जनवरी 2013 को निर्वाचित किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गजानंद कीर्तिकर ने उद्धव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने स्वीकार किया। इसके साथ ही युवा सेना भी शिवसेना का अंग बन गई। इसके लिए भी प्रस्ताव रखा गया था, जो पारित हो गया। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पहले भी युवा सेना के अध्यक्ष थे और फिर से उन्हें निर्विरोध चुना गया। इसके अलावा शिवसेना प्रमुख का पद संगठन में हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। शिवसेना के संविधान में संशोधन करके अध्यक्ष पद का निर्माण किया गया। नितिन गडकरी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से 22 जनवरी 2013 को इस्तीफा दे दिया। नितिन गडकरी के इस्तीफे के बाद राजनाथ सिंह को 23 जनवरी 2013 को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान अनिल कुंबले को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की मुंबई इंडियन टीम्स का मुख्य मेंटर 21 जनवरी 2013 को नियुक्त किया गया। अनिल कुंबले द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी व मेंटर शॉन पोलाक का स्थान लिया जाना है। शॉन पोलाक ने वर्ष 2008 में मुंबई इंडियंस के लिए बतौर खिलाड़ी खेलना शुरू किया था और बाद में वह टीम के मेंटर बन गए। इससे पहले अनिल कुंबले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के मुख्य मेंटर थे। अनिल कुंबले टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट दोनों में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले तीसरे स्थान पर हैं। अक्टूबर 2012 में अनिल कुंबले ने आईसीसी की तकनीक समिति के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। मुंबई इंडियंस मात्र एक बार वर्ष 2010 में आईपीएल के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसे चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में पराजित किया था। वर्ष 2011 में मुंबई इंडियंस टीम ने चैंपियंस लीग का खिताब जीता था। 2013 के पहले पड़ाव पे मिली जानकारी के बारे में आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, बिना पाखंडी और कायर बने सबको प्रसन्न रखो, पवित्रता और शक्ति के साथ अपने आदर्श पर दृढ़ रहो, फिर तुम्हारे सामने कैसी भी बाधाएं क्यों ना हो, कुछ समय बाद संसार तुमको मानेगा। धन्यवाद।